सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। आपके बहुत सारे प्यार के साथ आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए चैप्टर की वीडियो लेके। चैप्टर सेकंड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी मतलब जान लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। काम कैसे होगा ये बताने वाले कुछ फंडामेंटल स्टेटमेंट्स, मतलब जैसे कि तुम ये करोगे तो ये तुम्हें रिजल्ट मिल सकता है। ये गारंटेड नहीं होता कि जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तुम्हें कुछ जनरल गाइडलाइंस होते हैं। हार्ड वर्किंग होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। ये कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए और जिससे हमारे रिज़ल्ट बेहतर हो सकते हैं। पर ये गारंटी नहीं देता है कि तुम्हारे रिज़ल्ट बेहतर होंगे ही होंगे। जैसे कोई बुक है, हमें बताया गया कि इस बुक में इस पोर्शन से या इस चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे तो तुम ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तुम पास हो जाओगे। पर ये गारंटी नहीं देता है कि तुम पास हो ही जाओगे। तुम पे ये काम करने बिहेवियर ऑफ मैनेजर, काम करने वाले के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि उसने कितने अच्छे से पढ़ा या कितने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज किया। अब हम देख लेते हैं इसके नेचर्स। फर्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मीन्स ये हर जगह एक जैसे ही काम करे। जैसे चाहे तुम इंडिया से बाहर चले जाओ, पाकिस्तान, थाईलैंड, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी चले जाओ, इसकी जो है एक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, हर जगह एक जैसा ही चलेगा। सेकेंड है जनरल गाइडलाइंस। इसके नीचे में एक सेकेंड पॉइंट है जनरल गाइडलाइंस। ये तुम्हें एक जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। थर्ड है फॉर्म बाय एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस से फॉर्म होता है। ऐसे नहीं कि आज सुबह उठे, कुछ सोचा और ये प्रिंसिपल बन गया, ऐसे नहीं होता। ये काफ़ी टाइम के प्रैक्टिस के बाद, काफ़ी टाइम के एक्सपीरियंस के बाद जब कोई ऑर्गेनाइजेशन संभालता है तो उसे पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या कैसे काम करना चाहिए जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन बेहतर होता है। तो फिर ये जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ, कई कई सालों के एक्सपीरियंस से ये प्रिंसिपल्स बनते हैं। फोर्थ है फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबल मतलब तोड़ लो मरोड़ लो फिर जोड़ लो। फ्लैक्सिबल है, कैसे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइप की सिचुएशंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक सिचुएशन है कि ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी लॉस में जा रहा है तो उसके फाइंड आउट करना कि क्यों जा रहा है, उसके बाद फिर उसके कुछ प्रिंसिपल्स लगाना कि हार्ड वर्किंग होना चाहिए और गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, वर्कर्स को क्या रेम्यूनरेशन अच्छे से नहीं मिल रहा है एंड ऑल। तो अब हम देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंस। फर्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो हमारे पास, अगर हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स है बने बनाए तो जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनका बिल्कुल अच्छे से यूज़ होगा। जैसे कि हमारे पास कुछ हमारे टीचर ने बताया कि ये चैप्टर हमारे जो अगर हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे या फिर इसमें इस चैप्टर में से ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आने वाले हैं तो हम अपना टाइम उस चैप्टर को ज़्यादा देंगे और हमारे जो रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। सो फर्स्ट पॉइंट हमें यही बताता है। सेकेंड है साइंटिफिक डिसीजंस। साइंटिफिक डिसीजंस से मतलब है जो ये हमारे पास जो है जनरल गाइडलाइंस एंड ऑल, ये प्रिंसिपल सब साइंटिफिक डिसीजन है, किसी ने भी ऐसे ही बनाए नहीं है, बहुत सालों की रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये बने हैं। थर्ड है हमारे पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्चेस। ये जो है एक लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है कि ये मैनेजमेंट काफ़ी टाइम की ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्चेस के बाद बने हैं। फोर्थ है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहते हैं इसे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पर्सनल ऑब्जेक्टिव या सोशल ऑब्जेक्टिव के उससे भी बनाया गया है। ये हमारी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फुलफ़िल करती हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं हेनरी फ्योल के बारे में, जो एक माइनिंग इंजीनियर थे, एक कोल फैक्ट्री माइनिंग इंजीनियर, जिन्होंने अपनी जो कंपनी में वो काम करते थे वो एकदम लॉस में, डिसॉल्वेंसी में थी और उन्होंने इसे यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया था। उन्होंने कैसे पहुँचाया था, उनके कुछ उनने प्रिंसिपल्स फॉलो किए थे, कुछ 14 प्रिंसिपल जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट।
फर्स्ट है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क, जैसे हम एग्जांपल समझ लेते हैं, मान लो मेरे पास 20 खेत हैं, तो उनमें मैं अकेले लग के काम नहीं कर सकती, चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं बीमार हो जाऊँगी, या मैं अकेले 20 के 20 खेतों में काम नहीं कर सकती, मुझे वर्कर्स की ज़रूरत होगी, मुझे अपना काम डिवाइड करना ही पड़ेगा और उन वर्कर्स को भी समझाना पड़ेगा कि उनका क्या काम है। एक को सीड डालना है, एक को खेत जोतना है, एक को पानी डालना है, एक को फर्टिलाइज़र डालना है। ऐसे ऐसे काम को जो है मैं डिवाइड करूँगी और जिससे मेरा काम क्या होगा, ईज़ी हो जाएगा और जो है वर्कर्स हैं उन्हें स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी उस काम को करने में, कि जैसे अगर कोई खेत जोतने का काम कर रहा है तो उसे अच्छे से प्रैक्टिस से बार बार वो सेम काम करता रहेगा तो उसे अच्छे से वो काम समझ आ जाएगा। सेकंड है हमारे पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब ताकत और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। अथॉरिटी और ताकत और ज़िम्मेदारी में जो है बराबरी होनी ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम किसी कोई भी काम करने की ताकत रख, मतलब हमने ऑर्डर्स दे दिए कि ये काम करना है, पर हमारे पास उस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे कि मान लो मैं किसी एनजीओ में काम करती हूँ, तो वहाँ पे मेरे को कह दिया कि आपकी ज़िम्मेदारी आप ये पूरा एनजीओ संभालो, पर मैं अपनी मर्ज़ी से 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती, ना कोई पॉलिसी बना सकती, ना कोई रूल बना सकती, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब मेरे हाथ में ताकत नहीं है पावर टू टेक डिसीजन, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, मेरे पास पावर ही नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या। और जब मेरे पास बस पावर है कि मैं जब बस डिसीजन ले सकती हूँ पर जिम्मेदारी नहीं कि मैं उस काम को कर सकूँ, तब भी कोई फ़ायदा नहीं। तो पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में इक्वल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, डिसिप्लिन। एक किसी भी काम में, नॉट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के किसी भी काम में डिसिप्लिन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो काम होना मुश्किल हो जाता है या देर से होता है। डिसिप्लिन कैसे कि टाइम से आना, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है जिसको जो काम दिया जाए वो काम करना, एंड ऑल सब डिसिप्लिन के अंडर आता है। फोर्थ है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स जो कमांड है वो एक सिंगल बॉस से आनी चाहिए। मतलब जैसे आपके ऊपर जो है वो एक हो कोई, जैसे ये जो है इसको भी ऑर्डर दे रहे हैं, इसको जो है इन बॉस से, ये बॉसेज हैं और ये वर्कर्स हैं, इसको इस बॉस से भी ऑर्डर मिल रहा है, इससे भी मिल रहा है और इससे भी मिल रहा है, तो जो कमांड्स है वो डिफरेंट हो जाएंगी और जो काम है उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर उसको एक बॉस से ही कमांड आए काम करने का तो उसके लिए भी काम ईजी हो जाएगा। अब इसको भी इससे भी ऑर्डर मिल रहा है, इससे भी ऑर्डर मिल रहा है, इससे भी ऑर्डर मिल रहा है, काम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी और काम होना मुश्किल हो जाएगा। तो जो कमांड है यूनिट, उसमें एक यूनिटी होनी चाहिए जो कि एक इंसान के ऊपर एक बॉस से या एक ही ऑर्डर आए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से मतलब है कि जो सबऑर्डिनेट्स, जो वर्कर्स है, जो काम कर रहे हैं, उनका सबका मोटिव एक ही होना चाहिए, सब एक ही मोटिव से काम करने चाहिए। सबका जो जैसे 1 यूनिट एंड 1 प्लान। जैसे अगर उस ईयर में किसी, अगर कंपनी का प्रॉफिट जो है वो मोटिव जो है वो सोशल ऑब्जेक्टिव है, सोशली करना चाहते हैं, तो सबका भी जो है यूनिट, जो डायरेक्शन है सबके ऑब्जेक्टिव में वो सेम होनी चाहिए, सब एक ही ऑब्जेक्टिव से काम करना चाहिए। अगर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव से काम करेंगे तो लोगों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन होगा और मतभेद हो सकता है, लड़ाइयाँ हो सकती है। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। सिक्स है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन से मतलब ये है कि जो वर्कर्स है उनको उनके काम के हिसाब से फेयर वेजेस मिलने चाहिए। कोई अगर एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसे एक्स्ट्रा काम के एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये मेरे ज़्यादा, कि कोई बॉस कह दे कि मेरे ज़्यादा क्लोज है तो मैं इसको ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ। ऐसे जो है वर्कर्स काफ़ी डीमोटिवेट होते हैं, उन्हें काम करने की इच्छा नहीं होती है फिर, कि हम चाहे कितना भी काम कर लें, हमें जब हमारे काम करने के हिसाब से सैलरी मिलेगी नहीं तो वो काम क्यों करेंगे। वर्कर इससे बहुत डिमोटिवेटेड होते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना होता है। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स में यही बताया गया है।
7वां पॉइंट है हमारे पास सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो पावर है वो कुछ लोगों के हाथ में है कि वही डिसीजन ले सकते हैं और बाकी सबको फॉलो करना है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन में जो पावर होती है वो सब में बटी होती है कि सब अपने थॉट्स रख सकते हैं, सब अपने डिसीजंस ले सकते हैं। और इसमें ऐसा होता है कि समटाइम्स अगर फुल्ली डिसेंट्रलाइजेशन है तो जो पावर टू टेक डिसीजन है वो काफ़ी मतलब जो डिसीजन हमने लिया है वो काफ़ी लेट हो जाएगा। और मतलब जैसे अगर हम सबसे डिस्कस करते हैं, सबके साथ उनके थॉट सुनते हैं, सबकी बात अगर एक एक करके हम लेते हैं तो फिर जो डिसीजन अगर कोई जल्दी लेना है तो वो काफ़ी लेट हो जाएगा। अगर फुल्ली सेंट्रलाइज्ड होता है तो फिर जो पावर है उसका मिसयूज़ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग ही उस डिसीजन ले पाएंगे, बाकी सबको तो फॉलो करना है। किसी कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा काम करने में कि हमें तो बस फॉलो करना है, हम अपना कुछ अपने थॉट्स तो रख ही नहीं सकते हैं। अगर हो सकता है कि किसी के थॉट्स उससे रिलेटेड बहुत अच्छे हों और वो सोच रहा हो कि मतलब उस काम में अगर हम अपने बात पर रख पाते हैं तो ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। पर तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन भी इक्वल होना चाहिए कि ना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज हो ना ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हो। 8th है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन में होता है हमारे पास कि जैसे मैं आपको एक डायग्राम से समझा है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये वर्कर्स हैं। अगर जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है कहीं पे आगे बतानी है तो ए ने बी को बताया, बी ने सी को, सी ने डी को और डी ने ई को, और ये काफ़ी अच्छे से जो है चलेगा। मतलब ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच जाएगी, इस बात की श्योरिटी हो जाएगी अगर हम स्केलर चैन का यूज़ करते हैं। और अगर कोई इमरजेंसी है तो बी जो है, जैसे ए जो है डायरेक्ट एच को कांटेक्ट कर सकता है, इसे कहते हैं गैंग प्लैंक।